नमस्ते बच्चों। आज हमारी कक्षा 5वीं है और आज का जो विषय है वो परिसर अध्ययन 1 है। और परिसर अध्ययन 1 में हम आज पाठ 12 सबके लिए भोजन ये पाठ पढ़ेंगे। सबके लिए भोजन, आप जैसे कि इतनी हमारी जो जनसंख्या है उसके अनुसार सबके लिए भोजन प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी थाली में रात में हम बैठते हैं, दिन में कभी भी खाने हम बैठते हैं, हमारी थाली में भोजन आ जाता है। लेकिन उस थाली में भोजन आने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं की गई रहती। वह कौन कौन से कार्य करने के बाद हमारी थाली में हमारे सबके लिए भोजन आता है, तो किस प्रकार आता है, कैसे आता है, वह इस हम पाठ में जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में जो 60% जो भूमि है वो कृषि के लिए छोड़ दी गई है। वहाँ पर हम कृषि करके फसलों का उत्पादन करते हैं। तो आज हम इस पाठ में खेती किस प्रकार करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं और उसके संरक्षण के लिए क्या क्या करते हैं और कौन कौन से उपक्रम निर्धारित किए गए हैं, आज सभी हम इस पाठ में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। खेती हमारे देश में 60% भूभाग का खेती के लिए उपयोग किया जाता है। खेतों में फसलों की बुवाई और बागों में फल देने वाले पौधे रोपते हैं। अर्थात जो ये 60% भूभाग है उसमें हम फसल का उत्पादन करते हैं, बुवाई करते हैं और फल के बाग जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पर फल देने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें रोपते हैं, अर्थात लगाते हैं। अब आते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है, खेती का मौसम। दूसरा क्या है? खेती का मौसम। तो पूरे वर्ष भर में जो मौसम के अनुसार फसलों का उत्पादन होता है और फलों का भी उत्पादन होता है। आप देखेंगे हर मौसम में आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां हमें मिलती हैं। तो उसी प्रकार पूरे वर्ष भर में ऋतुओं के अनुसार खेती के 2 मुख्य मौसम होते हैं। 2 मुख्य मौसम माने गए हैं। पहला तो है जून से अक्टूबर का और अक्टूबर से मार्च का। ये 2 मुख्य होते हैं और मार्च से जून के समय भी कुछ फसलों का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य के रूप में जून से अक्टूबर जब वर्षा ऋतु होती है और वर्षा के समय में जिन फसलों को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है उन फसलों का उत्पादन हम जून से अक्टूबर महीने में करते हैं, जिसे खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च में क्या होता है? इस समय वर्षा नहीं होती, लेकिन वर्षा का जो पानी संचित करके रखा गया है उस पानी का उपयोग करके हम इस फसल का उत्पादन करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो उसमें हम जो संचित पानी है हमारा कुओं में पानी, नदियों में, तालाबों में जहाँ इकट्ठा हुआ है उस पानी का उपयोग करके हम यह रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है। अब आते हैं तीसरा, मार्च से जून महीने में। मार्च से जून महीने को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन, और इसे जायद नाम से भी जाना जाता है। इस समय जो फसलों का उत्पादन होता है उसे जायद के नाम से पुकारा जाता है या जायद फसल बोला जाता है। तो मेन मुख्य हो जाएगा जून से अक्टूबर की खरीफ फसल, दूसरा अक्टूबर से मार्च की रबी फसल और तीसरा मार्च से जून ग्रीष्मकालीन फसल अर्थात जायद फसल। अभी आपको सिर्फ इसके नाम याद रखना है। ये इसके अंदर कौन कौन सी फसलें हैं इसके बारे में आप ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, सिर्फ आप ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखिए। जून से अक्टूबर वर्षा ऋतु का समय होता है, उस समय जो फसलों का उत्पादन होता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। और अक्टूबर से मार्च जो संचित पानी होता है उसका उपयोग करके हम जो फसल उगाते हैं उसे हम रबी की फसल कहते हैं। और मार्च से जून के समय में जो फसलों का उत्पादन होता है उसे ग्रीष्मकालीन या जायद फसल के रूप नाम से जाना जाता है। इसको आपको ध्यान में, बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम अगली कक्षा में खरीफ और रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आते हैं, यहाँ पर खेती का मौसम हो चुका। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, खेती के कार्य। आपने फसल उगा दी, पर कैसे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, अब उसके बारे में देखें। खेती की उपजाऊ जमीन आपकी क्या होनी चाहिए? उपजाऊ जमीन। उत्तम किस्म के बीज, और जो बीज होने चाहिए वो उत्तम किस्म के होने चाहिए। ये नहीं कि उसमें फफूंदी लगी है, कीड़े पड़ गए हैं, ऐसा नहीं। उत्तम किस्म के बीज होंगे। खादें अच्छी होनी चाहिए और पोषक तत्व खादों में बने रहने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता जैसे आवश्यक घटक है।
ये सारे क्या है, खेती के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप उसकी बुआई अच्छे से कर सकते हैं। अब आता है दूसरा इसमें पॉइंट है, खेती की मिट्टी की तैयारी और फसलों की सुरक्षा करनी पड़ती है। जो खेती की मिट्टी की तैयारी और फसलों की हमें क्या करनी पड़ती है, सुरक्षा। आपने खेती में बुआई कर दी, पानी एकदम अच्छे से सींच दिया और फसल ऊपर आ गई, बढ़ रही है, उसमें बीज दाने सब आ गए, लेकिन उसकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अनेक प्रकार के जानवर होते हैं जो खा जाते हैं, चिड़ियाँ भी होती हैं जो खा जाती हैं फसलों को, आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार उसकी सुरक्षा करनी बहुत आवश्यक होती है। इसलिए खेती की मिट्टी की तैयारी, मिट्टी कैसी है उसको ध्यान में देना और फसलों की सुरक्षा करनी पड़ती है। ये जो बाहरी जो चीज़ें हैं उनसे भी फसलों की रक्षा करनी पड़ती है, और बीजों में जो फसल है उसमें कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं कि जो हमारी फसल है सुरक्षित रहे। तीसरा इसमें पॉइंट है, अनाज का सुरक्षित भंडारण करना। जो अनाज है उसका हमें क्या करना है, सुरक्षित। अब उत्पादन हो गया, हमने अनाज हमने कर लिया है, अपने घर में रख दिया है, लेकिन उसको सुरक्षित कैसे रखें, चूहों से, घुस से आदि कब से सुरक्षित रखने के लिए भी सूखे स्थानों पर उसका भंडारण कीजिए, और जो आवश्यक चीज़ें हैं उसमें आप डालकर उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अब आते हैं चौथा जो पॉइंट है, खेती की सुधारित प्रणाली का उपयोग करना। और ये नहीं कि पारंपरिक जो प्रणाली चलती आई है उसमें बहुत सारी खामियां, वही उसी को लेकर हम चलते रहें तो हमारा जो उत्पादन होगा, वो खेती का जो उत्पादन होगा फसल का, वह अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमें सुधारित प्रणाली का उपयोग करके खेती करनी चाहिए। अब आप आते हैं पारंपरिक खेती। पारंपरिक खेती आपके ध्यान में आता है, किसान हल जोत रहे हैं और बैल आगे आगे जा रहे हैं, किसान पीछे से हाथ मार रहे हैं। तो ये क्या होती है, पारंपरिक खेती का होता है दृश्य। तो यहाँ पर देखेंगे पुराने समय की विधि से खेती करने की क्रिया। अब पारंपरिक खेती किसे कहते हैं वो सुन लीजिए। पुराने समय की विधि से खेती करने की क्रिया को हम पारंपरिक खेती कहते हैं। कौन सी खेती के नाम से जाना जाता है इसे? जैसे हम पुराने समय में मेरे दादाजी उनके दादाजी ऐसे करते थे, वो पारंपरिक खेती कहलाती थी। अब आते इस खेती में हल रहता है, पाल रहता है, बैल और मोट का उपयोग करते हैं। इसमें सामान कौन से रहते हैं? हल, फाल, बैल और मोट का उपयोग करते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट जो है इसमें, कटाई और मड़ाई में परिवार के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात फसल को बुआई से लेकर कटाई, मड़ाई सारे कार्य करने के लिए बाहर के व्यक्तियों को न बुलाकर हमारे घर के सदस्य ही, जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनको बुलाया जाता है और कार्य किया जाता है। ये पारंपरिक खेती के लिए होता था। अब आते हैं खेती की सुधारित प्रौद्योगिकी। अब देखिए खेती की जो सुधारित प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? तकनीकी। प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकी। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है सुधारित बीज है। दूसरा है सुधारित बीज का उपयोग करके हम ऐसी खेती करते हैं। अब उससे फायदे क्या क्या होते हैं वो देखिए। अब अनुसंधान अर्थात शोध, अनुसंधान मतलब शोध खोज करके उच्च गुणवत्ता वाले सुधारित बीज तैयार किए गए। अलग अलग हर समय में वैज्ञानिक, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो नई नई खोज और शोध कर रहे हैं जिसमें उच्च अच्छी कोटि वाले, गुणवत्ता वाले सुधारित बीज तैयार किए जाते हैं। तीसरा है सुधारित बीजों द्वारा फसलों की पैदावार बढ़ती है। जो सुधारित बीज है, इससे अब ये सुधारित बीजों का उपयोग करेंगे तो हमारी जो पैदावार है वो बढ़ जाती है और उनमें कीड़े भी नहीं लगते। चौथा पॉइंट इसमें क्या है? इन बीजों की फसलों से तेजी से बढ़ती है। इन बीजों का उपयोग करके जो फसलों का उत्पादन करते हैं तो फसलें क्या होती हैं? तेजी से बढ़ती हैं और कम पानी में भी भरपूर उत्पादन मिलता है। सोचिए कितना फायदा होता है इन सुधारित बीजों का। जो नई तकनीकी करके सुधारित बीज आए हैं उसमें उच्च क्वालिटी की होती है। सबसे पहले फसलों की पैदावार अच्छी होती है, कीड़े नहीं लगते हैं और बहुत तेजी से बढ़ती हैं और पानी भी कम लगता है और उत्पादन अत्यधिक होता है। तो कितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं उससे। तो इसीलिए आज जो सुधारित तकनीकी हो गई है और जो बीज हो गए हैं सुधारित, उनका उपयोग करके हम खेती की कृषि कर रहे हैं, अर्थात कृषि की जा रही है नई तकनीकी के द्वारा।
अब आते हैं, अब देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। अब सिंचाई के लिए अनेक आधुनिक विधियाँ, पहले के समय में भी बहुत सारी विधियाँ थी, लेकिन उन विधियों से क्या होता था, बहुत सारी खामियाँ थी उन विधियों में। तो अभी क्या हो गया, सिंचाई की आधुनिक विधियों में टपक सिंचन विधि और फुहार सिंचन विधि बहुत प्रसिद्ध है। ये टपक मतलब पाइप रहती है, बिछा दी गई रहती है, उसके बीच बीच में ऐसे होल कर दिया रहता है, वहाँ से पानी टपकता रहता है। तो पूरे जमीन पर जहाँ पे मतलब फसल उगाने वाले बीज बोया गया है, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ जरूरत रहती है वहाँ पर उसमें छेद कर दिया गया था, और कम पानी में ही पूरे खेत में उस भूभाग पर टपक सिंचन के द्वारा पानी टप टप करता हुआ सभी जगह पर क्या होता है, पहुँच जाता है। दूसरा होता है फुहार सिंचन विधि। जैसे आपका फव्वारा होता है ना, इसको बीच में लगा दिया गया रहता है, चारों तरफ पानी उसका फेंकता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फुहार सिंचन विधि कहते हैं। अब आते हैं हम इसी सबको आकृति के माध्यम से देखते हैं कि पारंपरिक खेती कैसे करते हैं और सिंचाई। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, किसान देखिए फसलों से अपना खेत से अपनी फसल को लिया है। ये पहले के समय में ऐसे किसान अपना जाते थे और बहुत खुशी खुशी अपने कार्यों को करते थे। यहाँ पर हम नीचे आएंगे, देखिए कैसे पहले के लोग ये बैलों का उपयोग करके खेती की जाती थी। यहाँ पर देखेंगे बैलों का उपयोग करके क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। और यहाँ पर देखिए कुआं रहता था और कुएं में से पानी ऐसे निकाला जाता था। बैल आगे जाते थे और पानी क्या होता था, बाहर उस मोटर से गिरता था और उससे कृषि की जाती थी। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पर किसान देखिए हल चला रहा है। तो इस प्रकार ये जो खेती थी वो पारंपरिक खेती थी। अब तो हम ट्रैक्टर का, अनेक मशीनों का उपयोग करके कटाई छटाई सब कर रहे हैं, तो ये पारंपरिक खेती का था। इस प्रकार से ज़मीन की जुताई होती थी। अब आते हैं हम सिंचाई की जो आधुनिक विधियाँ में मैंने अभी बताया, टपक सिंचन विधि। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखो पाइप दिख रहा है, हर जगह ऐसे ही पाइप के जगह जगह पर यहाँ पे होल हुए रहते हैं, वहाँ पर से पानी टपकता रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टपक सिंचन विधि कहते हैं। इसमें पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम लगती है। और इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे फुहार सिंचन विधि। यहाँ पर देखिए फुहार सिंचन में यहाँ पर देखिए फव्वारे की तरह पाइप का पानी चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमेगा और खेत में चारों तरफ वो फैल जाता है, और कम पानी में ही आपका क्या होता है, कृषि का जो काम है, जितना पानी की आवश्यकता होती है सभी बीजों तक वह क्या होती है, पहुंच जाती है। इस प्रकार इस आधुनिक विधि द्वारा अच्छे से क्या होती है, सिंचाई हो जाती है। तो बच्चों जैसे अब देखिए खादे में देखिए खादें भी ज़रूरी होती है, लेकिन ये नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप खादें अगर डाल दोगे तो क्या होगी, आपकी ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो जाती है। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी भी आप डाल देते हो तो क्या होती है, आपकी जो ज़मीन है वो क्षार युक्त हो जाती है। आप ये देखे होंगे कि जैसे नदी के किनारे जो ज़मीनें होती हैं उसमें क्षार की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक पानी भी ज़मीन को क्या करता है, अनुपजाऊ बना देता है। तो इसीलिए दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, हर चीज़ की मात्रा अपनी जगह सही होनी चाहिए। इसीलिए देखिए खादें, खेतों की मिट्टी में खादें मिश्रित करने पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और खादों में फसलों के पोषक द्रव होते हैं। खेतों में मिट्टी में खादें मिश्रित करने पर, लेकिन खादें जो मिश्रित कर रहे हैं वो उचित मात्रा में होनी चाहिए, तब उसकी उर्वरता क्या होती है, बढ़ती है। और खादों में फसलों के पोषक द्रव होते हैं, और जो खाद होती है उसमें उस फसल के लिए जो जो पोषक तत्व चाहिए वह उसे उस खाद के द्वारा मिल जाते हैं। अब आते हैं खादें कितनी प्रकार की होती हैं। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक खादें। अब प्राकृतिक खादों में क्या होता है, प्राकृतिक खादें आप जैसे अपने घर में, गांव में देखिए घूर बनाया रहता है, घर के जो भी फल सब्जियों के डंठल होते हैं, गाय के जो मलमूत्र होते हैं, और बाकी जो पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी होती हैं या कोई जानवर मर गया रहता है, वो सारी चीज़ों को हम एक खड्डे में डाल के बंद कर देते हैं, उसी में डालते जाते हैं। तो क्या होता है, सड़न हो जाती है उसमें। जब सड़ जाती हैं तो खादों का रूप ले लेती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक खाद। अब ऐसे देखिए गोबर की खाद, लंडी खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, ये जो नाम से मिलती हैं जो खादें, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक खादें के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हमारा, यहाँ पर देखिए रासायनिक खादें। रासायनिक खादों में सभी घटकों का सही अनुपात होना चाहिए।
उसका जो अनुपात होता है वो सभी घटकों का सही अनुपात रहेगा, तभी रासायनिक खादें क्या होती है, निर्माण होती है। अगर एक कम ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया, आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए बहुत जांच परख कर इस खादों का निर्माण किया जाता है और ऐसी खादों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक खादें कहते हैं। इनका उपयोग करके आज के समय में हम इन्हीं रासायनिक खादों का उपयोग करके अपने उत्पादन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसका उपयोग हम कर देंगे और एक ही प्रकार की फसल अगर बार बार बोएंगे हम, तो हमारी जो ज़मीन है क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए, उसके बाद आता है फसलों की सुरक्षा। ये सारी चीज़ें कर दिए, हमारी फसल तैयार हो गई। अब तो उसके लिए तो फसलों की सुरक्षा कैसे करें, तो फसलों की सुरक्षा कैसे की जाती है, शुरुआत में भी कर सकते हैं बीजों के साथ। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए, कीटकों द्वारा तथा रोगों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचती है। कीटक होते हैं जो छोटे छोटे, उनके और रोग द्वारा फसलों को हानि पहुंचती है। क्षति मतलब हानि पहुंचती है और उत्पादन कम होता है। उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कीटनाशकों का छिड़काव करके फसलों की सुरक्षा दी जाती है और कीटनाशकों का छिड़काव करके हम अपनी फसलों को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और बीजों की बुवाई से पहले उन पर विशेष प्रकार के कीटनाशक छिड़क दिए जाते हैं। अर्थात कभी कभी क्या होता है, बीजों की बुवाई के समय उस पर जो औषधियाँ होती हैं उसको छिड़क दिया जाता है, जिससे उसमें कीड़े न लगे। इस प्रकार से इन तरीकों से हम फसलों की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब अनाजों का संरक्षण और संचय। अब अनाजों का संरक्षण और संचय देखिए कैसे होता है। अनाज हो गया, फसल का उत्पादन हो गया, उसका हमने कर दिया और अनाज बहुत सारे इकट्ठा हो गए। अब उसको कैसे, तो कुछ लोग क्या होते हैं अपने खाने भर कर रखते हैं और बाकी मार्केट में बेच देते हैं। और बहुत लोग क्या होते हैं व्यवसाय के रूप में उसका उत्पादन करते हैं, तो उनके पास बहुत सारा होता है। तो बहुत सारा क्या करते हैं, बड़े बड़े गोदामों में उनको रखा जाता है। तो अब कैसे किया जाता है इसके बारे में हम करते हैं। धूप में सुखाकर बोरों में भरना, और जितने भी अनाज हैं उनको गीला नहीं, धूप में अच्छे से सुखा के उसकी जितनी नमी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और उसे बोरों में भरकर रखा जाता है। दूसरा, बोरों को घर में जगह है तो घर में रखिए, नहीं तो सरकार के द्वारा गोदाम बनाए गए हैं उसमें रखा जाता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। अब क्या होता है, थोड़ा है हमारे पास तो नीम की पत्तियाँ को हम फैला देते हैं और रख देते हैं, तो उसमें कीड़े, उसकी सुगंध से उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। यहाँ पर देखिए, दूसरा, उपयुक्त रसायनों का छिड़काव। बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो हम उपयुक्त जो रसायन का छिड़काव किया जाता है वह कर भी हम अपने अनाजों को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा है सूखे स्थान पर रखना। तीसरा हम कहाँ पर रखते हैं, सूखे स्थान पर हम उसको रख देते हैं। और चौथा, हवा का सही आवागमन। ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पे सूखा रहे और हवा का सही आवागमन है, हवा भी आनी जानी चाहिए, तब हमारा जो अनाज है वो सही रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। इस प्रकार से हम उस अनाजों का संचरण और संचय मतलब इकट्ठा करके हम रख सकते हैं। तो ये उसकी विधियाँ थी। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए जो अगला पॉइंट है, खाद्य का संचयन। संचयन और पर्यावरण संवर्धन। संचयन मतलब इकट्ठा करना, संग्रहित करके रखना। संवर्धन मतलब पर्यावरण को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें कैसे, अब जैसे हमारे घर कोई मेहमान आ गया तो हम क्या करते हैं, मेहमान आने के बाद क्या करते हैं, हम तुरंत मार्केट जाते हैं 1 बजे रात को, अगर कोई आ गया तो नहीं ना, हम अपने घर में दाल चावल सारी जो ज़रूरत की चीज़ें अपने महीने भर का ला के रख देते हैं कि कोई अचानक आ गया तो हम बार बार जाना ना पड़े। तो ये सारे हम जिस प्रकार मनुष्य सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखता है, उसी प्रकार जो वनस्पतियाँ होती हैं वो भी अपने भोजन का संग्रह करती हैं। उसी प्रकार जो छोटी चींटियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, आगे जो प्राणी होते हैं वो भी कुछ अपने भोजन का संग्रह करके रखते हैं। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। विभिन्न सजीव अलग अलग विधियों से अपने खाद्य का संग्रह करता है, अलग अलग उनकी विधियाँ थी। चींटियाँ बॉबी बनाकर, मधुमक्खियाँ छत्तों में, गिलहरियाँ वृक्षों के कटोरों में बीजों का संचय करती, इकट्ठा करती। अब देखिए वनस्पतियाँ देखो तनों में, जड़ों में। अब कैसे, मूली देख लीजिए, गाजर देख लीजिए, ये उनको जो ये आपको मोटा क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वह वहाँ पर अपने जो भोजन का संग्रह किए हैं, इसीलिए वह क्या दिखती है, उनका वही रूप हो जाता है।
आलू हो गया। तो ये सारी चीज़ें तनों में, जड़ों में वनस्पतियाँ खाद्य का संग्रह करती हैं। तो इस प्रकार हम देख लिए हैं कि किस प्रकार अनाजों का संरक्षण और संचयन हो रहा है और खाद्य का संचयन और पर्यावरण संवर्धन। अब इसी को हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखो जैसे चित्र में दिखाया गया किस प्रकार फसलों की सुरक्षा के लिए उसे सुखाकर और उसे वहाँ पर गोदाम में रखा गया और खिड़कियाँ भी हैं कि हवा का आवागमन होता रहे। तो इस प्रकार हो गया। यहाँ पर नीचे आप देखिए, यहाँ पर नीम की पत्तियाँ का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर देखिए फसलों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर दवाइयों का छिड़काव भी किया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम फसलों की सुरक्षा करते हैं और उनका संरक्षण और संचयन किया जाता है। उसी प्रकार खाद्य संचयन और पर्यावरण संवर्धन में आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मधुमक्खियाँ अपना छत्तों में भोजन संग्रह कर रही हैं, चींटियाँ बॉबी बना कर रह रही हैं, गिलहरी देखिए अपना पेड़ों पर वृक्षों के कटोरों में बीजों का संचयन करती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सलजम दिया गया है, वह इस देखिए मोटा दिख रहा है। तो ये इसी भाग में वो अपना क्या काम करती हैं, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गाजर, ये उनकी वनस्पतियों की जड़ें होती हैं। ये जड़ें जो है वह क्या करती हैं, वह वनस्पतियों में इसी में अपना ये जड़ ही उनका भोजन होता है, वो यही उनका संग्रह होता है। तो इसे कह सकते हैं कि यहीं पर वो अपना भोजन को इकट्ठा करती हैं और जो जिसे हम जड़ के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों अब आते हैं हरित क्रांति। अब इतना आपने खेती का उत्पादन ये और लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई तो इतनी बड़ी जनसंख्या को पारंपरिक कृषि के द्वारा भोजन उत्पन्न करना पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं था। तो इसीलिए जो हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का उत्पादन किया, मतलब हरित क्रांति लेके आई। तो हरित क्रांति क्या है हम जानते हैं। जैसा पहला, भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में प्रचंड वृद्धि हुई है। भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में प्रचंड वृद्धि हुई है, यह हरित क्रांति का ही परिणाम है। आज इतनी वृद्धि हो गई है कि हम अपने इतने बड़े जनसंख्या को उत्पादन तो करते ही हैं, उनको भोजन की पूर्ति हो जाती है, साथ साथ हम देशों में भी इसे भेजते हैं। तो सोचिए कितना, मतलब हमने इस क्षेत्र में कितनी वृद्धि की है, प्रचंड वृद्धि की है। तो इसका सबसे अत्यधिक श्रेय, इसका सारा श्रेय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने ही चावल तथा गेहूं के बीजों में सुधार किया। चावल मोस्टली सब चावल और गेहूं तो अत्यधिक खाते हैं, गेहूं की रोटी, चावल उनके भोजन का मतलब उनके भोजन में मुख्य स्थान रखता है। तो इन्होंने क्या काम किया, इसके जो बीज थे उसमें सुधार किया। तो क्या हुआ, उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ गया तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या है सभी को भोजन मिलने लगा और साथ साथ इतना अत्यधिक उत्पादन हुआ कि हम इसे बाहर भी बेचने लगे दूसरे देशों में जहाँ इसकी उत्पादन कम होता था, तो जहाँ इसकी ज़रूरत है। तो सोचिए फिर और इन्होंने क्या क्या किया, वैज्ञानिकों, विज्ञान प्रसारकों और किसानों के संयुक्त प्रयास का परिणाम हरित क्रांति। अब ये हरित क्रांति कैसे हुई, अकेले हो गई, मैं खड़ी हो गई और हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। वैज्ञानिकों, जितने वैज्ञानिक थे जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे, विज्ञान प्रसारकों जो विज्ञान के प्रसारक थे उन्होंने भी मदद की, और किसानों ने भी, जो यह बीज आया अगर उस बीज का उपयोग ही वो नहीं करते अपनी खेती करने के लिए तो नहीं हो पाता। भले ही आप बना के रखिए वो चीज़, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है तो उसका कोई परिणाम हमें दिखता ही नहीं। इसीलिए वैज्ञानिकों, विज्ञान प्रसारकों और किसानों के संयुक्त प्रयास का परिणाम ही क्या था, हरित क्रांति थी। तो हरित क्रांति में कृषि वैज्ञानिक जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे उन्होंने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए सारा श्रेय यह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो हरित क्रांति का मतलब भारत में खाद्यान्न की प्रचंड मात्रा में वृद्धि हुई। इसे इस नाम से आप जान सकते हैं कि प्रचंड वृद्धि किसमें, खाद्यान्न। तो हरित क्रांति इसी नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्पादन हमारे देश में अत्यधिक मात्रा में हुआ। हम अब आगे चलते हैं। खाद्यान्न सुरक्षा।
अब खाद्यान्न सुरक्षा क्या है? सभी देश के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल सके, अर्थात खाने का जो अन्न है वो मिल सके, इसीलिए खाद्यान्न सुरक्षा जो है नियम वह लाया गया। तो क्या है देखते हैं। बहुत से देशों ने खाद्यान्नों की प्रत्याभूति अर्थात गारंटी देने के लिए अधिनियम बना कि सभी को खाद्यान्न मिलना चाहिए, इसके लिए एक अधिनियम बना दिया गया। इन नियमों को खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम कहते हैं और इस नियम को क्या कहा जाता है? खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? वर्ष 2013 में भारत ने भी खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम द्वारा कुपोषण, अनाहार, मृत्यु, भूखमरी इत्यादि समस्याओं का सामना करना संभव हो सका। और भारत ने ये खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम कब बनाया? 2013 में। इसके द्वारा क्या होता है? कहीं कुपोषण हुआ है, मतलब कहीं पे बच्चे क्या होते हैं, अगर सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता है जो उनके शरीर को चाहिए, तो क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। तो ऐसे कुपोषण, मृत्यु अचानक हो गई, भूखमरी आ गई, तो आदि सभी समस्याओं का सामना करने के लिए उन्होंने खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 में बनाया था और ये सारी समस्याओं का इसमें निवारण किया जाता है। तो ये खाद्यान्न सुरक्षा सभी देशों में है और इसके अलग अलग नियम हैं सभी देशों के। तो हमारे देश में जो है उसके द्वारा कहीं भी अकाल पड़ता है, भूखमरी होती है, मृत्यु हो जाती है भोजन के कारण, तो इस अधिनियम के द्वारा सारी सुविधाएं की जाती हैं। अब आते हैं कृषि सहायक, जो अगला हमारा टॉपिक है, कृषि सहायक उपक्रम। तो कृषि सहायक उपक्रम क्या होता है? इसमें किसानों को खेती संबंधी आधुनिक प्रौद्योगिकी, सिंचाई सुविधा, सुधारित बीजों, विभिन्न खादों तथा कीटनाशकों के उपयोग आदि की जानकारी देने के लिए यह उपक्रम प्रारंभ किया। अर्थात जो भी कृषि क्षेत्र में तकनीकियाँ आ रही हैं, अनेक प्रकार की नई नई सिंचाई सुविधा हो रही हैं, जो भी सुधारित बीज आ रहे हैं, खादों में जो परिवर्तन हो रहा है, कीटनाशक दवाइयों में जो सुधार हो रहा है, तो आदि जो चीज़ें हैं सभी की जानकारी देने के लिए यह कृषि सहायक उपक्रम को प्रारंभ किया गया है। अब आते हैं जलवायु का अनुमान और खेती संबंधी जानकारी मिलती है और इसमें जलवायु कैसी होगी उसका अनुमान पहले से ही बताया जाता है और खेती संबंधी जानकारी मिलती है। और तीसरा नवीन तकनीक सिखाने के लिए, तो नवीन तकनीक सिखाने के लिए कृषि विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। और नवीन तकनीक सिखाने के लिए क्या हुआ? कृषि विद्यालय को क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। इसके द्वारा जो किसान होते हैं और अच्छे जो किसान होते हैं वो अलग अलग तकनीकी जो अपनाकर कृषि किए रहते हैं उनको बुलाया जाता है विद्यालय में, और जो सीखने आने वाले लोग होते हैं उनको अच्छी अच्छी तकनीकियाँ बताई जाती है और बाहर से भी लोगों को बुलाकर इस जो नई तकनीकी निर्माण हुई है उसके बारे में अपने किसानों को बताया जाता है इस विद्यालय में। अब आता है जो अगला पॉइंट है वह जैविक खाद। जैविक खाद क्या है? प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके की जाने वाली खेती को जैविक या कार्बनिक कृषि कहते हैं। अर्थात इसे जैविक खाद के भी नाम से जाना जाता है। जितने भी प्राकृतिक पदार्थ है उसका उपयोग करके जो भी खेती की जाएगी वह ये खेती हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि अगर इसका ये जैविक खाद का कितना भी उपयोग कीजिए यह आपकी ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाती है और जो इसके द्वारा जो इस जैविक खाद का उपयोग करके जो भी फसल उगाई गई रहती है वह हमारे लिए पौष्टिक होती है, वह नुकसानदेह नहीं होती है। तो इसीलिए जैविक खाद आजकल मोस्टली बहुत लोग जैविक खाद का ही उपयोग करके कृषि करना चाहते हैं। और इस प्रकार हमने इस पाठ में आज बहुत सारी चीज़ें खेती से संबंधित, फसलों की सुरक्षा कैसे करनी है, उनका संरक्षण कैसे करना है, संचयन कैसे करना है, ये सारी, और अब जो नई नई तकनीकियाँ आ रही हैं वो भी किसानों तक कैसे पहुँचा जाए, अनेक उपक्रमों को इसमें बताया गया है। तो आज हमने इस पाठ से जितनी भी चीज़ें सीखी उसके सारे मुद्दे आपको इस पूरे पाठ में ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और समझिए और समझ के इसके जो मेन मुद्दे हैं इसको कॉपी में लिख लीजिए और इसे ग्रुप में आप शुक्रवार के दिन भेजिए। और इसका जो स्वाध्याय है उसको मैं आपको सेंड कर दूँगी PDF बनाकर, आप उसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।